कोरोना संकट के चलते अब लोगों की मानसिक सेहत पर भी इसका असर साफ दिख रहा है। इस संक्रमण के शुरुआत से लेकर अब तक दुनिया के कई देशों में मानसिक रोगियों की संख्या में 40 से 50% तक की बढ़ोतरी की खबरें हैं। अगर यूएन की एक रिपोर्ट की माने तो कोरोना संकट से पहले दुनिया भर में करीब 27 करोड़ लोग मानसिक रोगों से पीड़ित थे और अब यह संख्या करीब दोगुनी हो रही है। वहीं इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के सर्वे के मुताबिक कोरोना वायरस के आने के बाद देश में मानसिक रोगों के पीड़ित मरीजों की संख्या में 15 से 20% तक की वृद्धि देखी गई है। समझेंगे कि असल में इसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं और खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में क्या सिम्टम या संकेत हमें नजर आते हैं और इससे बचने का रास्ता हमारे सामने क्या होगा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। डॉक्टर पीके दलाल हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर अनन्या महापात्रा हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकियाट्री हैं आरएमएल से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजेश सागर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री एम्स से। आपका भी स्वागत डॉक्टर राजेश जी। शुरुआत में करना चाहूंगा डॉक्टर दलाल कि असल में क्या ये सच है कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते मानसिक रोगियों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है और भले ही हम उसमें से बहुत लोगों को रिकॉग्नाइज न कर पा रहे हों या पता न कर पा रहे हों या हम महसूस न कर पा रहे हों, लेकिन ये तेजी के साथ बढ़ी है, न सिर्फ दुनिया में बल्कि भारत में भी। जी, ये बात बिल्कुल सच है। हम लोगों ने एक देश भर में एक ऑनलाइन सर्वे किया इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के सौजन्य से, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों का, पुरुष महिलाओं का, सबको इसमें शामिल किया गया और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो पता चल चुके हैं। वो बहुत ही शीघ्र इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री, जो हमारी सोसाइटी का एक रिकॉग्नाइज्ड जर्नल है, उसमें ये छपने के लिए ये एक्सेप्ट कर लिया गया है और बहुत जल्दी ये प्रकाशित होने वाला है अगले इशू में। इसमें जो आंकड़े हैं वो ये दिखा रहे हैं कि जो एंजाइटी है वो करीब 38 to 39% लोगों में पाई गई है, जो कि एक बहुत विशाल फिगर है। मतलब हर 5 में से 2 व्यक्ति एंजाइटी के रोग से पीड़ित है। डिप्रेशन का जो रोग है वो देखा गया है 9.5 to 10% के करीब लोगों में। मतलब 10 में 1 व्यक्ति डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है और अक्सर ये देखा जाता है कि एंजाइटी और डिप्रेशन साथ साथ चलते हैं। तो एंजाइटी और डिप्रेशन की बीमारियों को अगर साथ में जोड़ लें तो इसका आंकड़ा 40% होता है। सिर्फ एंजाइटी 38.5%, डिप्रेशन 9.5%, एंड इफ वी कंबाइन देम टुगेदर, दोनों को जोड़ लें तो इट कम्स टू अबाउट 40%, व्हिच मींस 2 व्यक्ति प्रति 5 व्यक्तियों में इन रोगों से पीड़ित पाया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग स्ट्रेस की बात करें तो ये देखा गया है कि 74% लोग जो हैं वो उनमें स्ट्रेस देखा गया है कि वो स्ट्रेस से पीड़ित हैं और लगभग 70% लोगों में सोशल वेलबींग का एक स्केल लगाया गया था जिसमें कि नेगेटिव सोशल वेलबींग उनका आया है। तो इस तरीके से हम देखें, ये जो फर्स्ट लॉकडाउन का पीरियड था 6 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच की ये स्टडी है। और ये इस तरीके की चीजें ये दर्शाता है जो आम पब्लिक में जो भी परसेंटेजेस है इससे बहुत ज्यादा है। जैसा आप बतला रहे थे कि दोगुना है, तो डिप्रेशन में तो दोगुना मान सकते हैं, स्ट्रेस में और सोशल वेलबींग में भी दोगुना मान सकते हैं, लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर्स में ये कई गुना ज्यादा है। ये स्टडी ये प्रदर्शित करता है। तो डॉक्टर दलाल, क्या ये, क्योंकि आपने खुद कहा कि जो ये आपका सर्वे है ये जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब ये आपने किया, तो अगर हम लॉकडाउन एक के बाद एक देखें, लॉकडाउन 4 के बाद ये संख्या आगे बढ़ती है तो जाहिर है कि नंबर काफी ज्यादा और बढ़ सकते हैं। नंबर बढ़ेंगे क्या, वो नंबर बढ़ने का तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे एंजाइटी के कुछ लोग डिप्रेशन वाले फिगर में चले जाएं, इस तरीके से हो सकता है। शुरू में आशंकाएं बहुत ज्यादा होती हैं, क्या होगा, क्या होने वाला है, कैसे क्या करेंगे, इस तरीके से एंजाइटी बहुत ज्यादा जनरेट होती है।
लेकिन बाद में धीरे धीरे इंसान इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने लग जाता है। जैसे कि हम सभी लोग इस बात को बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इसमें संक्रमण की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है इस बीमारी में, लेकिन मोर्टेलिटी बहुत कम है, तो इसलिए परेशान न हो, ये विश्व भर में ये सब बातें कही जा रही हैं। लेकिन फिर भी जो इकोनॉमिक लॉकडाउन है या जो शारीरिक तकलीफों को लेकर के जो परेशानियां हैं, इसकी वजह से आशंकाएं ये हैं कि जैसे जैसे ये थोड़ा सा सेटल होता है तो डिप्रेशन में वो कन्वर्ट होता चला जाता है। तो इस तरीके की टेंडेंसीज ज्यादा होंगी इस तरीके का। डॉक्टर राजेश, अगर हम इन सर्वे के आंकड़ों को समझें और कोरोना लॉकडाउन से पहले की स्थिति को देखें तो कितना ज्यादा ये बदलाव आपको दिख रहा है? और ये जो इनिशियली सिम्टम हैं लॉकडाउन 1 के ही अगर सर्वे को देखें आधार माना जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? सही कहा, क्योंकि हमने भी प्रकाशित किया है पहले का जो बर्डन है मेंटल इलनेस का, और जो प्रोफेसर दलाल ने जो बताया है कि अभी का जो सर्वे है लॉकडाउन का, उसके आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, 2 गुना है कुछ और 2 गुना से भी ज़्यादा हैं। मगर एक चीज़ हम ज़रूर बताना चाहेंगे, क्योंकि हम भी इन्वॉल्व हैं रिसर्च में, कि थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है कि ये जो लिया गया है सर्वे, ये ऑनलाइन लिया गया है और लोगों से पूछा गया है कि आप बताइए। और लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है डायग्नोसिस का, जब हम साइकेट्री का डायग्नोसिस बनाते हैं तो उसमें व्यक्ति से इंटरव्यू करना पड़ता है, व्यक्ति से बात करनी पड़ती है, और उसको एक चीज कहा जाता है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कितना है। कि मान लीजिए मुझे उदासी है, तो हर व्यक्ति उदास होगा, लेकिन ये कहना कि उस उदासी से जब उसको क्लिनिकल डिप्रेशन हम जब कहते हैं, उसका मतलब ये है कि उसका डिस्फंक्शन हो रहा है, वो काम पे नहीं जा पा रहा है, लोगों से मिल नहीं पा रहा। अब चूंकि लॉकडाउन में ये थोड़ा सा सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है, तो मैं थोड़ा सा उन आंकड़े जो डॉक्टर दलाल ने बताए हैं, जो सर्वे है, थोड़ा सा चूंकि मैं भी इस तरह के हमने स्टडी की है, तो मैं थोड़ा सा अलग इस चीज को आंकना चाहूंगा कि जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट है वो चीज हो सकता है कि जो आंकड़े हैं उससे कम हो और उतने ज्यादा ना हो, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड एक इंटरव्यू है। जब हम एक डॉक्टर एक दूसरे से बात करता है तब उसका डायग्नोसिस बनता है। चूंकि ऑनलाइन था तो हो सकता है कि इसके जो फिगर्स हैं वो ज्यादा हों, और ये वर्ल्ड ओवर है, ये हमारे यहाँ की बात नहीं है, पूरे संसार में जो आंकड़े आए हैं, इवन बाकी देशों में भी वो इतनी ही फिगर बताते हैं जो हमारे देश में है। मगर इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो जैसे मैंने बताया कि डिस्फंक्शन का जो क्राइटेरिया, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉकडाउन में, तो थोड़ा सा ये जो है पूरी तरह से उसको व्यक्त नहीं करता है। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि व्यक्ति जो है इस वक्त परेशानी में है, स्ट्रेस में है, ये बात बिल्कुल सही है, और लॉकडाउन है। सिर्फ इसको समझना बाकी चीज़ों से भी ज़रूरी है। देखिए, पहले ये है कि अल्कोहल जैसे बंद हो गया, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है, वो भी इसमें रिस्क फैक्टर हो गया है, लोगों का जो काम करते थे उनका रोजगार कम हो गया है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई है, लोगों से जो मिलना जुलना था वो भी कम हो गया। तो ये सब आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कोविड-19, लेकिन कोविड-19 से जो चीजें सिचुएशन पैदा हुई है वो भी सब जो है इन चीजों को जो फिगर्स आ रहे हैं वो उसको बढ़ा के है, चाहे वो एंजाइटी है या डिप्रेशन है या स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन है। मगर ये बात तय है कि कुछ जो है प्रॉब्लम डेफिनेटली बड़ी है और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है जो इसको समझना जरूरी है। और इसी के लिए आगे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो है हमें अपने आप को समझना है कि हम कैसे इसको उसका उपचार पा सकते हैं और कैसे इसको हम स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। मैं इस पॉइंट पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अनन्या, क्या वो कंडीशंस या सर्कमस्टेंसेस हैं जिसके चलते ये जो नंबर्स है बढ़ते हुए दिख रहे हैं? अगर हम एक आम इंसान के नजरिए से समझें तो कहते हैं कि घर में है, फैमिली के साथ है, वर्क टेंशन नहीं है, फैमिली के साथ है तो रिलैक्स रहता है, लेकिन यहाँ पर जब नंबर सुन रहे हैं कि बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम हैरान करता है। हाँ जी, जैसे प्रोफेसर सागर ने भी कहा, स्ट्रेस है, एक तो कोविड-19 पेंडेमिक का स्ट्रेस है जो सभी को है, हम सभी को हेल्थ एंजाइटी है, अपनी हेल्थ को लेके है, अपने परिवार वालों के हेल्थ को लेके है, जिनको घर से बाहर जाना होता है उनको ये टेंशन रहते है कि हमको तो ना हो जाएगा, हमारी वजह से हमारे घर वालों को तो नहीं हो जाएगा। वो तो एक
जनरल जो ओवर ग्लोबल स्ट्रेस है वो हम सभी के लाइफ में है। इसके अलावा हर किसी के इंडिविजुअल लाइफ सिचुएशन पे इस लॉकडाउन और इस पेंडेमिक की वजह से तरह तरह के सोर्सेज ऑफ स्ट्रेसेस हैं। काफी लोगों की पे कट्स हो रही हैं, सो फाइनेंशियल स्ट्रेस एक मेजर स्ट्रेस है। बहुत लोगों को जो डेली वेज लेबरर्स हैं या उस तरह के जॉब में हैं, बहुत लोग अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं। एक जो डेली रूटीन होता है हमारा, बहुत से लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना हो रहा है, विच जो एक नई चीज है जिसमें एडजस्ट होना भी मुश्किल होता है लोगों के लिए। हमारा जो रूटीन है डेली, वो रूटीन खत्म हो गया है, सोने का, खाने का, पीने का। ये इसके वजह से भी एक इस तरह का अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन पहले हमने कभी भी फेस नहीं किया कि अपने घर वालों से नहीं मिल पा रहे। बहुत लोगों को कि बहुत सी अर्जेंट नीड्स रही होंगी, जो ट्रैवल करने की नीड्स रही होगी, जॉब इंटरव्यूज रहे होंगे, जो कि सब कुछ एक फ्रीज हो गया लॉकडाउन की वजह से। तो हर किसी की लाइफ में कोविड के अलावा इंडिविजुअल पर्सनल स्ट्रेसेस हैं जो सबकी अलग हैं। इसके अलावा जैसे सर ने भी कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस के और डोमेस्टिक इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स के हस्बैंड वाइफ के बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में, ये चीज भी बढ़ती हुई नजर आई है। क्योंकि एक बैकग्राउंड में भी जब स्ट्रेस होता है वो हमारे सोशल इंटरेक्शंस में दिखता है। प्लस पहले भी स्टडीज में पाया गया है कि कोई भी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी हो या डिजास्टर हो या एपिडेमिक हो, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज, इनके इंसिडेंट्स या प्रेवलेंस बढ़ते हुए नजर आए। ये एक मेजर रीजन रहा है। सो मेनली जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेस है, दैट इज प्रोबेबली वही है जो हमारे मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स को बढ़ा रहे हैं जनरल पॉपुलेशन। डॉक्टर दलाल, इस सर्वे में अगर मैं दो और पॉइंट समझना चाहूंगा। पहला ये कि क्या शहरी इलाकों में, कस्बों में ये ज्यादा दिख रहा है वनस्पति रूरल इंडिया में, और दूसरा अगर किसी खास एज ग्रुप में, बच्चों में, महिलाओं में, बुजुर्गों में, वहां पर कहीं ज्यादा या कम हो, इस तरह के कोई संकेत? नहीं, ये एसेंशियली जो हम लोगों को रेस्पॉन्सेज मिले हैं, चूंकि ये ऑनलाइन सर्वे था, तो ये जनरली अर्बन कल्चर ज्यादा है। इसमें अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है। इसमें रूरल उतना टैप नहीं हो पाया है। क्योंकि ये ऑनलाइन सर्वे था। और दूसरी बात, आपने जो ये कहा, ये 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का ये सर्वे था, उसके कम का नहीं हो पाया है। उसका भी सर्वे लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में भी जानकारियां आगे आने वाले समय में प्राप्त होंगी हम लोगों को। जो बुजुर्गों का, चूंकि ये 85 वर्ष तक के लोगों का इसमें रेस्पॉन्सेज हैं, तो उसका भी एनालिसिस किया गया है और उसको ये देखा गया है कि वो कोई फर्क नहीं है एडल्ट्स में और एल्डरलीज में, वो लगभग आंकड़ा लगभग सेम है। तो जो डॉक्टर साहब लोग सब बात कर रहे थे, जैसे हम लोग जो भी मेंटल बीमारियां हैं उसको हम लोग बायो साइको सोशल मॉडल के ऊपर देखते हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो, जैसे कोविड का एक फैक्टर है इलनेस फैक्टर, और इसके अलावा जेनेटिक भी होता है कि कोई इंसान बहुत प्रोन है एंजाइटी के या स्ट्रेस के, तो उसमें ज्यादा होने की संभावना, मानी हुई बात है, ज्यादा होगी। इसके अलावा जो डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबान ने जो साइको सोशल फैक्टर्स बताया कि किसके इंडिविजुअल फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल और सोशल, तो इन सबों की इस समय एक अभूतपूर्व अवस्था है। ये एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन है जिसको इस जनरेशन के लोगों ने कभी फेस नहीं किया। तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें हासिल हो रही हैं। हमारा देश जिसमें इतनी पॉपुलेशन है, इतनी जनसंख्या है, सब हाथ पे हाथ डाले हुए, कंधे पे हाथ डाले हुए, अपनी दोस्ती, सबसे हाथ मिलाना, सबसे बातचीत करना, हर जगह भीड़ भाड़ होना। अब उस चीज को मतलब उसको दूसरे ढंग से फेस करना, मास्क पहने हुए हैं, चेहरा भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसके अलावा दूरी बनाए हुए हैं, तो ये सब चीजें बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, ना कभी देखी गई ना सुनी गई। तो इन सबों से भी बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कतें आ रही हैं इन सब चीजों को मानने में। बिल्कुल डॉक्टर अनन्या, जो मैं मांगूंगी संकेत, अगर मैं एक फैमिली के तौर पर कोई शख्स अपनी फैमिली में चेक करता है, देखता है, व्यू करता है कि कैसे वो पहचाने कि मानसिक रोग की शुरुआत हो रही है या इस तरह के सिम्टम हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं दुनिया के कई देशों से कि जो कोविड वॉरियर कहे जा रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या डॉक्टर हो,
वहां पर भी ये आंकड़ा 40 से 50% लोगों का है जो कि मनोरोग हो चुके हैं, इसके शिकार हो चुके हैं। देखिए, कोविड-19 में जो मेजर, जैसे डॉक्टर दलाल ने भी कहा, एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो एंजाइटी में हमारे जो नियर एंड डियर वंस है, फ्रेंड्स है, फैमिली में अगर हम देखें कि कोई फैमिली मेंबर है जो जरूरत से ज्यादा परेशान हो रहा है, अगर वो इस तरह के सिम्टम्स बताता है कि दिल की धड़कन तेज हो रही है, मुंह सूख रहा है, हाथ पैर कपकपा रहे हैं। एक जो बहुत कॉमन सिम्टम जो लोग बताते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद ना आना या बार बार नींद टूट जाना, रात को सब बुरे सपने आना, अचानक से उठ जाना नींद से। तो ये कुछ एंजाइटी के कॉमन सिम्टम्स हैं जो अगर हमें बहुत दिखते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 सेकंड के लिए हम सभी को ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं, पर अगर हम ऐसा देखें कि हमारे फैमिली मेंबर्स में ये सिम्टम पूरे दिन में बहुत बार आ रहे हैं या काफी हमेशा ही रह रहे हैं, तो हमें ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि हो सकता है कि इनको एंजाइटी के लिए ट्रीटमेंट लेने की जरूरत हो। सिमिलरली डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं कि हमेशा नकारात्मक बात करना, मन उदास रहना। अगर आप सामने वाला, आपके जो भी परिवार वाले हो, उदास दिखता है पूरे टाइम, आप उनसे कोई पॉजिटिव बात करें भी तो वो आपसे एंगेज नहीं करते हैं, पूरा टाइम पेसिमिस्टिक नकारात्मक बातें करना, भूख कम लगना, नींद कम आना, किसी चीज पे फोकस ना कर पाना, अपना टेंशन नहीं रख पाना, छोटी छोटी बातों पे रोने लगना या बिना बात पे रोने लगना। और सबसे जो जरूरी सिम्टम है कि कोई बहुत ज्यादा हताश होना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, क्योंकि डिप्रेशन अगर अनट्रीटेड रहे या बहुत सिवियर रहे, डिप्रेशन आगे जाके डिप्रेशन में लोगों को सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, अपने आप को नुकसान करने वाले वो कोई हरकत कर सकते हैं जिससे जान भी जा सकती है। इनफैक्ट न्यूज में भी ऐसे रिपोर्ट रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट के बाद लोगों ने अपनी आत्महत्या की कोशिश करी, 1-2 केसेस में वो सक्सेसफुल भी हुए। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज को ध्यान रखना। और अगर आपके परिवार में किसी को ऐसे सिम्टम हो रहे हैं तो जल्द से जल्द टेलीमेडिसिन के थ्रू हो या आपके आसपास जो भी अस्पताल जहाँ पे साइकेट्रिक सर्विसेज अवेलेबल हो, वो जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। ओके, डॉक्टर दलाल, मैं खास अब फोकस करना चाह रहा था कि बच्चों पर, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने सवाल भेजा कि पिछले कुछ दिनों में बच्चों का बिहेवियर काफी चेंज है, ज्यादा गुस्सा करना या कुछ इस तरह की और ज्यादा हिंसक होना, उस तरह की चीजों को देखना, कार्टून्स, ये सब भी क्या इसके संकेत हैं या कुछ और है? जी बिल्कुल, ये सब भी उनकी परिस्थितियों से असल में जुड़ी हुई बातें हैं। ये कि वो लॉकडाउन की परिस्थिति में बच्चों को ऐसे में घर के अंदर चारदीवारी के अंदर बांध करके रखना 24 घंटे और महीनों, मतलब 2 महीने से ऊपर हो गया है, तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा एक डिफिकल्ट सिचुएशन है पेरेंट्स के लिए भी कि किस तरीके से क्या किया जाए कि बच्चे इस तरीके से हो रहे हैं और उनके लिए किस तरीके से क्या करें। तो उसी के लिए देखिए ये सब चीजें कम हो, इसी के लिए हम लोग एडवोकेट कर रहे हैं और इसी के लिए स्कूल्स वगैरह में और कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा उनके पेरेंट्स को हम लोग ये कह रहे हैं कि देखिए इस तरीके की आशंकाएं हैं इन लोगों में, तो इसलिए आप लोग इस परिस्थिति का फायदा उठाइए, इसको पॉजिटिव वे से लीजिए कि बच्चे आपके साथ 24 घंटे हैं, तो किस तरीके से उनके साथ रहें, उनके साथ खेले कूदें, उनके साथ पढ़ाई लिखाई भी थोड़ा बहुत करें, टीवी भी देखें, मनोरंजन भी करें और उनको पढ़ने का शौक जगाएं। उनके अंदर अगर कोई हॉबी है तो उसको जगाने की कोशिश करें। तो इस तरीके की एक्टिविटीज अगर वो प्लान करेंगे तो एक दूसरे में बॉन्डिंग भी बहुत बढ़ेगी। यही वो टाइम है जब माँ बाप खुद में बॉन्डिंग बढ़ाएं और बच्चों के साथ भी बॉन्डिंग बढ़ाएं, जिससे कि उनके करीब जाएं और उनको दोस्त के हिसाब से उनके साथ व्यवहार करें। डॉक्टर राजेश जी, कुछ दर्शकों ने सवाल पूछा है कि इस माहौल में बुजुर्ग आमतौर पर कम वोकल होते हैं, कम बातचीत करते हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों के बाद उन्होंने और कम बातचीत करनी शुरू कर दी है। क्या ये सिम्टम है? और बुजुर्गों का इस कोरोना संक्रमण के दौर में मनोरोग से बचाने के लिए क्या बेहतर उपाय है? नहीं, सही कहा आपने। देखिए, बुजुर्गों की स्थिति थोड़ी सी मतलब इम्पॉर्टेंट है समझना, और खासकर इसलिए कि मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि
जो मीडिया में आ रहा है, जो जैसे अखबारों में भी आ रहा है, जैसे आज के अखबार में भी है कि बुजुर्गों की जो है डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं, बुजुर्ग हैं या जिनको क्योंकि बुजुर्गों का एक वर्ग ऐसा है जिनको मल्टीपल मॉर्बिडिटीज होती हैं, उनको या तो मतलब ये है कि डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या हार्ट डिजीज है या रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो वो थोड़े वल्नरेबल होते हैं और ये बात सही है। लेकिन जो बुजुर्ग, इसकी वजह से बुजुर्ग बहुत एंक्शियस भी हो गए हैं कि कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे। तो ये बताना जरूरी है कि इस चीज को इतने जो मीडिया में आ रहा है इसको लेकर इतना ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि अगर अपना केयर सही रखें तो आप पूरी तरह से बच भी सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि जो हर बुजुर्ग है उसका जो है उनको डेथ होती है, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज डेथ्स की कम है। बट ये बात सही है कि बुजुर्ग थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है उनको, और उनको अलग से सावधानी की जरूरत है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुजुर्गों को जो उनका रूटीन है उसको बना के रखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा जो मैसेज हम बुजुर्गों को अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, चाहे मीडिया में जो भी आ रहा है, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव सोच रखें कि मुझे ये नहीं होगा, ये मान के चले कि उसको कैसे सावधानियां बरतनी है। और जो उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, चाहे वो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जो रूटीन में वो कर रहे हैं बिल्कुल करते रहें। अपना ब्लड प्रेशर चेक करना जैसे बाकी दिन करते थे, या अपना शुगर चेक करते थे वो भी करते रहें, अपनी दवाइयां टाइम पे लेते रहें। और ये भी हम कहना चाहेंगे कि जो उनके जो एक इमरजेंसी नंबर रखें अपने घर में, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो शायद अकेले रहते हैं, और कई बुजुर्गों को अलग भी कर दिया गया है अगर घर में क्वारंटाइन है तो, क्योंकि वो अफेक्टेड ना हो, तो ये भी उनका स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो लेकिन उनके साथ बहुत उनको कैसे ऑक्यूपाई रखना है, कैसे बिजी रखना है, एक रूटीन बना के रखें। और जो व्यक्ति हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके उनको कैसे इन्वॉल्व करके रखना है इम्पॉर्टेंट है। और उनको जैसे पढ़ने का शौक है या टीवी देखने का है तो किसी तरह से उनको बिजी रखना बहुत जरूरी है। अपने माइंड को यूज करते रहें, वो इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज माइंड के बारे में कहते हैं ब्रेन का आइदर यू यूज इट और लूज इट। तो कहने का मतलब है जितना वो अपने आप को ऑक्यूपाई रखेंगे, बिजी रखेंगे, उतने ही वो एक्टिव रहेंगे। और ये भी जरूरी है कि जो आसपास नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनको भी इस चीज की इत्तला हो। मान लो कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो तुरंत उसकी सपोर्ट कर सकें, हेल्प कर सकें। एक इमरजेंसी का नंबर जरूरी है। और जो बुजुर्ग हैं, जो बेड रिडन हैं, तो जो उनके केयर गिवर हैं, उनका भी ध्यान रखना जरूरी है कि वो पूरी एहतियात बरतें। और ये भी बताना बहुत जरूरी है कि बुजुर्गों को कभी कभी ये बताना कि भाई आपको बार बार हाथ धोने हैं या मास्क पहनना है, ये भी उनको बताना है कि आपको ये सब केयर करनी है। क्योंकि अक्सर बुजुर्ग है इस चीज को क्योंकि उनकी कभी कभी जो समझ है, सोच है, वो कम हो जाती है, तो इसलिए उनको बार बार बताना जरूरी है। और ये भी बताना जरूरी है कि वो रिस्क में है, और लेकिन अगर प्रॉपर प्रिवेंशन करें और प्रॉपर अपना ध्यान रखें तो वो पूरी तरह से इससे बच सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम है भी तो उससे पूरी तरह से बाहर भी आ सकते हैं। तो एक पॉजिटिव मैसेज भी हम देना चाहेंगे, अपना ध्यान रखें, मगर अपने का जो है इसके बारे में इतना जाना ना सोचें। डॉक्टर अनिला, कुछ दर्शकों ने सवाल पूछा है और एक राय भी है कि क्या कोरोना के इस दौर में लगातार अगर उससे जुड़ी खबरें पेपर में, मीडिया में या सुनते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, तो उसका असर भी क्या कुछ इस पे होता है? और क्या ये बचना, इससे देखना पढ़ना वो ज्यादा अच्छा रास्ता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इससे हम बहुत इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाते हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव चीज है। बट उसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है। बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, सोशल मीडिया है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है। तो ऐसा होता है कि कभी जब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाते और वो थोड़ा हमारे लिए ओवरवेलमिंग हो जाती है। दूसरी चीज है कि इंफॉर्मेशन बहुत से सोर्सेज से होती है, तो उनमें से कौन सा सोर्स ऑथेंटिक है, कौन सा सोर्स नहीं है, कौन से इंफॉर्मेशन को इम्पोर्टेंस देनी है, कौन से को नहीं देनी है, वो भी आम आदमी काफी टाइम नहीं जज कर पाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो इमेजिन्ड रिस्क होता है, एक होता है रियल रिस्क जो बीमारी का, जो हमें सबको जानना चाहिए। दूसरा होता है कि इधर उधर से सुनी सुनाई बहुत सी खबरों से हम वो रिस्क को और ज्यादा सोचने लगते हैं जितना कि वो नहीं है। इसमें ये जरूरी है कि अपने आप को अपडेटेड रखें, इन्फॉर्म्ड रखें, पर 24 घंटे कोरोना की इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है पूरे टाइम सोशल मीडिया पे या गूगल पे
नहीं सर्च करना है, उससे हमारा माइंड सैचुरेट हो जाता है, बर्नआउट सा हो जाता है। ऑथेंटिक सोर्सेस को विश्वास करें, जो डॉक्टर्स की सुने, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, WHO है, जो आपको सही करेक्ट इंफॉर्मेशन देगी, उन सोर्सेस से ही इंफॉर्मेशन ले। सोशल मीडिया पे पूरा दिन अपने परिवार से, अपने फैमिली से, अपने प्रोफेशनल ग्रुप से कोरोना के बारे में बात ना करें, उससे भी आपका स्ट्रेस बढ़ता है। और थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करें अपने आप को दूसरे। सोशल मीडिया कैन हेल्प विथ इमोशनल कनेक्टेडनेस। आज जो सोशल डिस्टेंसिंग में इमोशनल कनेक्टेडनेस बना के रखना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए उसको इस्तेमाल करें, पॉजिटिव चीजों को प्रोपोगेट करने के लिए इस्तेमाल करें, बट जरूर करेक्ट इंफॉर्मेशन रखना और अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। ओके डॉक्टर दलाल, एक आखिरी में सलाह या सुझाव या कोई ऐसी चीज का आप कहना चाहेंगे दर्शकों को जो हमने शायद इस चर्चा में छोड़ दी हो या रह गई हो? नहीं, 2-3 बातें बताना चाहूंगा। बुजुर्गों के लिए जो उनकी कोमॉर्बिड इलनेसेस है, ज्यादातर लोगों को है, तो वो दवाई का अपना स्टॉक जरूर मेंटेन करें। कई बार लॉकडाउन में दवाएं नहीं मिल पाती हैं या मिलने में दिक्कत होती है, तो वो पहले से ही दवाओं का या खान पान की चीजों का एक अपना ध्यान, अपना एक स्टॉक मेंटेन करें, जिससे कि वो सेकंड जो स्टॉक है उसको फिर वो समय रहते वो ला सके और उनको एक भी दिन के लिए दवाई नहीं छोड़नी है। एक बात तो ये। दूसरी बात, जैसा डॉक्टर अनन्या ने बताया, जो ये इन्फोडेमिक है वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसको हम लोग इन्फोडेमिक बोल रहे हैं, इतना इंफॉर्मेशन। तो हम लोग यही कहते हैं कि दिन में एक बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार गवर्नमेंट के साइट पे जाकर के डेटा देख लें, और बाकी दिन भर और कुछ इसके ऊपर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम बाकी चीजों पे ध्यान रखें और अपना जो है वो पॉजिटिव, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बना करके रखें, क्योंकि वास्तविकता यही है कि मोर्टेलिटी इज ओनली 2 to 3%, एंड दैट टू वो भी देखा जा रहा है जो लोग कोमॉर्बिड हैं, जिन लोगों में और तरीके की प्रॉब्लम थी, उन लोगों में ज्यादा। दूसरी बात यह है कि अपना एक रूटीन बना करके रखें, 6 से 8 घंटा की अच्छी नींद लें और समुचित समय पर समुचित भोजन करें, और इसके अलावा जैसे अपना अलग से व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जो भी चीज आप रूटीन में कर सकते हैं वो सब चीजें करें। और इसके अलावा अपने रूटीन को जारी रखें। बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो वर्क फ्रॉम होम करें, और जो लोग थोड़ी मुश्किलात में हैं उन लोगों को भी हम लोग अपनी तरफ से ये होप देना चाहते हैं कि कुछ समय में ये सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। इसलिए आप लोगों को अपनी सोच को पॉजिटिव बना करके रखना चाहिए और होपफुल बना के रखना चाहिए, और रूटीन में अपना रूटीन बना के रखें। और मैं इस चीज को बहुत पॉजिटिवली लेता हूं कि ऊपर वाले ने आपको, परिवार को एकजुट होने का ये मौका दिया है, तो इस मौके को आप जरूर इसका लाभ उठाएं और सब लोगों के साथ मिलजुल करके अच्छा संपर्क बना करके रखें, क्योंकि यही दाम्पत्य जीवन या बच्चों के साथ का जीवन आपको आगे जिंदगी भर आगे ले करके जाना है। तो यही वो मौका है जबकि वो करें। और एक बात और कि इसमें आप अपने जो